हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 2 है जो कि अणु एवं परमाणु के प्रश्नों पर आधारित है। पिछली वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट को किया है। उसमें हमने समझा था अणु परमाणु होते क्या हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, मोल संख्या क्या होती है। इस वीडियो में भी हम लोग इन्हीं के प्रश्नों को आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का सही अनुपात कौन सा है। तो अमोनिया का फार्मूला देखो दिया भी है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब हमसे कहा गया कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का सही अनुपात क्या होगा। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान की अगर बात करें तो जैसे नाइट्रोजन होता है तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है 14। तो ये इसके अनुपात के बारे में पूछा है। तो नाइट्रोजन में कितना होता है परमाणु भार 14, रेशियो अनुपात निकालना है। हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 इंटू एक हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु भार, ये होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों 1 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 14 रेशियो 3 1 जा 3 आएगा। तो इस तरह से कितना आएगा 14:3। तो इस तरह से यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात 14:3 होगा। अगला क्वेश्चन, जल यानी H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का सही अनुपात क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है। अब की जल की बात किया तो H2O, यहाँ पर 2 कितने हैं यानी H कितने हैं 2 हैं, 2 गुणे H का परमाणु भार कितना होता है 1, ये याद होना चाहिए। रेशियो O कितने हैं 1 O है, 1 O का परमाणु भार कितना होता है, ये होता है 16। तो इस तरह से 2 1 जा 2 रेशियो 16, तो 2:16। इसको अगर हम लोग काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये रेशियो आ गया 1:8। तो यानी अगर जल की बात करें, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है द्रव्यमान के अनुपात से 1:8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया है, दिख नहीं रहा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम फास्फेट का सही रासायनिक सूत्र छांटिए। कैल्शियम फास्फेट, तो सबसे पहले कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है ये पता होना चाहिए, तभी इसका हम फार्मूला बना पाएंगे। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, कैल्शियम होता है Ca2+। ये द्वितीय वर्ग का तत्व है, आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग का तत्व है। ये आवर्त सारणी के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा रखा है। अगर प्ले लिस्ट में जाओगे तो पिछली वीडियो में मिलेगा आवर्त सारणी, वहाँ पे आप समझ सकते हो जाके। फिर फास्फेट क्या होते हैं PO4-3, ये चार्ज होते हैं फास्फेट के ऊपर। तो हमसे पूछा कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या बनेगा। तो इसका 3 आ जाएगा कैल्शियम के नीचे और इसका 2 चला जाएगा पूरे फास्फेट के बाहर। तो इस तरह से बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये फार्मूला बनेगा। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होगी, जो इसके ऊपर आवेश होगा। कॉपर सल्फेट कैसे बना होगा, कॉपर सल्फेट बना होगा कॉपर और सल्फेट से। अब सल्फेट का आवेश कितना होता है, सल्फेट पे होता है -2 आवेश। अब कॉपर सल्फेट का सूत्र देखिए, यहाँ पे CuSO4 है, यानी अगर इसका 2 इस Cu के नीचे आया होगा तो फिर इसका भी तो कुछ रहा होगा जो इधर चला गया होगा। अब फिर बाद में दोनों देखो कट गए होंगे, इसका मतलब है कि Cu के ऊपर भी कितना आवेश रहा होगा, +2 आवेश रहा होगा। क्योंकि देखो जो कॉपर होता है इस पर 2 आवेश होते हैं, एक Cu+ नाम से होता है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, Cu2+ होता है क्यूप्रिक। तो दोनों इसकी संयोजकता कहलाती है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का फार्मूला बना CuSO4, इसमें कितनी रही होगी। तो इसमें कितनी रही होगी 2 रही होगी, तभी सल्फेट वाली 2 और इस कॉपर की 2 से 2 कट जाने से CuSO4 बना है। तो इसकी संयोजकता कितनी थी 2 थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पारे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पारा क्या होता, पारा एक धातु होती है। पारा ही एकमात्र ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारे का रासायनिक प्रतीक क्या होगा, इसको कैसे लिखा जाता है पारा। तो पारा को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं Hg, H कैपिटल में और G स्मॉल लेटर में। ये होता है मरकरी, भी इसी को बोलते हैं मरकरी। तो पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है Hg, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, उनको समझ लेते हैं वो किसके किसके प्रतीक दिए हैं।
जैसे एमएन क्या होती है, एक धातु होती है जिसको कहते हैं मैग्नीज। ये डी ब्लॉक की एक धातु होती है, ये भी एक धातु है, मैग्नीज कहते हैं। पीए क्या होता है, पीए होता है प्रोटैक्टिनियम। क्या होता है, ये होता है प्रोटैक्टिनियम। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। प्रोटैक्टिनियम ये एफ ब्लॉक का तत्व होता है जो कि एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व है, तो ये होता है प्रोटैक्टिनियम। अगला है पी होता है फास्फोरस। पी क्या होता है, फास्फोरस। तो इस तरह से पारा यहाँ पे है Hg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। जल के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, पिछला जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें समझाया कि मोल क्या होते हैं। जैसे हमने कह दिया जल का 1 मोल लिया जाए तो जल के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, जल के 6.023 × 10⁻23, जिसको हम लोग आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि जल का 1 मोल होता है तो इसका ग्राम में भार कितना होता है। तो जल का फार्मूला होता है, कितना होता है फार्मूला जल का, H2O। तो H2O का अगर हम लोग भार निकालें, H2O का अगर हम लोग द्रव्यमान निकालें, तो जैसे देखें इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, इसमें है 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुणे 1 हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 1 ऑक्सीजन है तो 1 का भार कितना होगा, 16। तो 2 एकम 2 प्लस 16 मतलब कितना आ गया, 18। तो इस तरह से 1 मोल जल का भार, जो इसका द्रव्यमान भार आया, यही कहलाता है इसका जल का भार कहलाएगा, 1 मोल जल का भार। तो इस तरह से 1 मोल जल का भार क्या होता है, जो उसका परमाणु भार होता है उसी को कहते हैं 1 मोल भार, यह द्रव्यमान। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22 का सी नंबर सही है। हाँ, इस जब 1 मोल की बात की जाएगी, 1 मोल में 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में लिया जाएगा, AMU में नहीं लिया जाएगा इस चीज़ को, इसको ध्यान में रखना। 18 मोलों की संख्या होती भार बटे अणुभार, भार किस में लेना है, ग्राम में लेना है, तो ये ग्राम में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, एल्यूमिनियम फास्फेट में एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होगी। तो ये फार्मूला कैसे बना होगा, वैसे एल्यूमिनियम की संयोजकता हमेशा याद रखना है, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3। कितनी होती है, 3, क्योंकि इसके ऊपर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। जब एल्यूमिनियम फास्फेट बना होगा तो ये फार्मूला ऐसे ही तो बना होगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर रहा होगा +3 चार्ज, फास्फेट के ऊपर रहा होगा PO4 -3 चार्ज, इसका 3 इसके नीचे आ गया, इसका 3 इसके नीचे चला गया, फास्फेट के नीचे, तो 3 से 3 कट गया, तो सिंपल सा AlPO4 बन गया हमारा फार्मूला। तो ये है एल्यूमिनियम फास्फेट। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +3 या -3, इसको खाली चिन्ह हटाकर बोलने से वो संयोजकता बन जाती है। तो इसको यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, प्लस नहीं, केवल 3 है, प्लस या माइनस चिन्ह लेते हैं जब ऑक्सीकरण संख्या बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, लैवासिए। किसको कहते हैं, लैवासिए को कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, 120 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 120 ग्राम कार्बन दिया हमको, यानी कार्बन का हमको भार दे रखा है 120 ग्राम, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि 120 ग्राम कार्बन में मोल कितने होंगे, और हमको पता है कि 1 मोल में होते हैं 6.023 × 10⁻23 परमाणु, तो जितने मोल निकलेंगे उसी मोल से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले पता करा जाए मोलों की संख्या कितनी है 120 ग्राम कार्बन में। तो मोलों की संख्या कितनी होती है, मोलों की संख्या n बराबर नंबर ऑफ मोल्स, n बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना दे रखा है 120, किसका भार दे रखा है, कार्बन का। कार्बन का अणुभार कितना होता है, यानी कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ये होता है 12। तो 12 से भाग दिया जाएगा तो 12 से कटेगा 10 बार में 12 धाम में 120। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, मोलों की संख्या आ गई 10। तो चूंकि अब ये पता है कि चूंकि 1 मोल में कितने परमाणु होंगे कार्बन के, कार्बन के 1 मोल में कार्बन के परमाणु 6.023 × 10⁻23, इतने सारे परमाणु होंगे। 1 मोल जल में भी जल के इतने परमाणु होंगे, 1 मोल किसी भी मिट्टी के कण में मिट्टी के इतने सारे परमाणु होंगे। तो हमसे कहा
कार्बन के परमाणुओं की संख्या, तो इतने सारे परमाणु होंगे 1 मोल में। 120 ग्राम में कितने कार्बन के मोल निकले हैं? 10 मोल। तो इसमें 10 से गुणा करा देंगे, तो यानी जब 6.023 इंटू 10⁻23 में जब 10 से गुणा हो जाएगा, तो यह सिंपल सा यहाँ पे आंसर में जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो गुणे 10 करेंगे। और ऑप्शन नंबर देखो डी दिया भी है, 6.023 इंटू 10⁻23 में 10 से गुणा कराया, 6.02 तक इन्होंने लिया, एक अंक आगे का छोड़ दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 25 का लास्ट नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, इनको कर लिया। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसके और भी क्वेश्चन कराए थे, उनको नहीं देखो तो आप देखिए जाके। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही साइंस की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।